तुम साथ मेरे तुम पास, हर पल हमारा एहसास, आँखों में लेके ये ख्वाब, उड़ना हमें है आजाद। सुनते रहो रेडियो एक्टिव, सुनते रहो रेडियो एक्टिव, सुनते रहो रेडियो एक्टिव, हमारे साथ, हमारे साथ। जो देख चुके फिर अंधेर ना हो मालिक। एटी 89.6 मेगाहर्ट्ज रेडियो एक्टिव गोड्डा पर आप सबका स्वागत है। स्वीकार कीजिए अभिवादन मेरा आज पहली बार। जोहार गोड्डा, जोहार झारखंड। मैं हूं आरजे मेहताब और आज पहली बार आप मुझे सुन रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी पर जो है 89.6 मेगाहर्ट्ज। आज की तारीख 12 मार्च 2024 और दिन मंगलवार। और आज एक ऐतिहासिक तारीख और मंगलवार की मंगल सुबह को हमारे एक खूबसूरत जर्नी की आज शुरुआत हो चुकी है। और आज आपके अपने गोड्डा को मिला है एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन। शहर के पहले एफएम स्टेशन की शुरुआत हुई है। सामुदायिक रेडियो के रूप में रेडियो एक्टिव गोड्डा को अब आप सुनेंगे लगातार हर दिन हर पल रेडियो सेट के माध्यम से और मोबाइल पर रेडियो ऐप के माध्यम से आप हमें सुन पाएंगे, मुझे सुन पाएंगे, मुझ जैसे कई और आरजेस को सुन पाएंगे इसी फ्रीक्वेंसी पर दिन भर। लेकिन अभी जो आवाज आपको सुनाई देगी ये आवाज है बेहद खास की, आप गोड्डा वासियों के विश्वास की, आने वाले वक्त में गोड्डा में होने वाले विकास की, और जिस प्रतिनिधि पर आपने बांधे रखी है अपनी आस, उसी आस की। जी हाँ, आइए सुनते हैं हमारे आपके प्यारे माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे सर को पहली बार हमारे रेडियो एक्टिव गोड्डा पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि का। सर, आज आप हमारे बीच हैं, आपके शुभ हाथों से हमारे इस रेडियो की शुरुआत हुई है। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो एक्टिव गोड्डा की टीम आपके प्रति आभार प्रकट करती है। आप हमारे रेडियो गोड्डा
रेडियो एक्टिव गोड्डा के माध्यम से गोड्डा वासियों को क्या संबोधन करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो रेडियो एक्टिव गोड्डा के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना और बधाई कि आपने गोड्डा जैसे छोटे जगह पर एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया और 89.6 आपका फ्रीक्वेंसी है। तो मैं गोड्डा वासियों से आग्रह करूंगा कि आपकी बातों को वो गंभीरता से सुने, इस एफएम को ऊंचाई मिले, आगे बढ़े। और जो गोड्डा में एक वैक्यूम रहा है, गोड्डा ने जो अपना दंश झेला है आज़ादी के 75-77 साल बाद तक, कि गोड्डा के लोगों को लगा कि दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर या आसपास के जो जगह हैं, चाहे वो भागलपुर रहा हो, चाहे वो साहबगंज रहा हो, चाहे वो देवघर रहा हो, उसके मुकाबले जो ये पिछड़ा है, जो सुविधा उसको यहाँ नहीं मिली है, उसको संथाल पढ़ना का पहला एफएम स्टेशन मिला, उसको फ्रीक्वेंसी मिली 89.6। तो ये उनके लिए सौभाग्य है और उनको ये लगेगा कि आज़ादी के 77 साल बाद यदि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ मिला तो देर आए दुरुस्त आए, सब कुछ मिला। तो सभी गोड्डा वासियों को ढेर सारी शुभकामना और रेडियो एक्टिव गोड्डा के सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और इसकी शुरुआत हमारे थ्रू हो रही है, ये हमारा सौभाग्य है। सर, आप रेडियो लवर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री भी रेडियो से जुड़े रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। आपका सर रेडियो के प्रति आपका प्रेम कैसा रहा है? बचपन की कोई याद, कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें हमारे लिसनर्स के साथ। देखिए, आज तो टेलीविजन आ गया जी। मैं क्रिकेट का प्लेयर रहा। अच्छा। मैंने भागलपुर विश्वविद्यालय की तरफ से जो है क्रिकेट भी खेला, हमारी टीम थी भागलपुर में जी। मैं एक क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा। तो स्वाभाविक है कि क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए हमारे पास जी इस रेडियो के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं रहा जी। दूसरा मेरी बड़ी बहन थी, मतलब उसके हस्बैंड यहाँ पोस्टेड रहे गोड्डा में, संजोग से वो थाना प्रभारी रहे। अब तो उनकी डेथ हो गई है, दोनों की डेथ हो गई, वाइफ हस्बैंड दोनों की डेथ हो गई। उनको रेडियो सिलोन अमीन सयानी को सुनने का बड़ा शौक था। तो बिना का गीत माला उस वक्त रात के 8 बजे बुधवार को होता था जी। तो ये 2 कार्यक्रम ऐसे थे। और मेरे घर में जो मैं जहां पढ़ता था वहां नाना जी, उनको न्यूज सुनने का बहुत शौक था। तो न्यूज जो है वो सुबह 8 बजे होता था जी, फिर 1 बजे होता था, फिर 2:10 पर वो न्यूज होता था, शाम में 6 बजे होता था जी। तो जब रेडियो घर में एक ही होता था, तो उसमें जब रेडियो की कमेंट्री होती थी तो मैं जो है उसको चुरा करके किसी कोने में पड़ा हुआ कमेंट्री सुन रहा होता था। तो कई एक बार ऐसा हुआ कि उस वक्त हैंडल वाला रेडियो हुआ करता था जी, कि वो मेरे चक्कर में जो है कम से कम 10-20 बार जो है उसका हैंडल जो है छीनने के चक्कर में वो टूटा होगा जी। तो रेडियो की जो आदत है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो तो धीरे धीरे टेलीविजन के चक्कर में आप समझिए कि भूल ही रहे थे लोग, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कह के फिर से रेडियो को, और आज भी मैं मानता हूं कि रेडियो एक जीवंत माध्यम है जी, आम लोगों तक अपनी सूचना पहुंचाने का। और आम आदमी से, जैसे आप लोग जो कार्यक्रम करते हैं, तो ये 2 वे कार्यक्रम है। जो एक कम्युनिटी रेडियो जिसमें किसानों की क्या समस्या है, गोड्डा के किसानों की क्या समस्या है, युवाओं की क्या समस्या है, महिलाओं की क्या समस्या है, उसके साथ साथ जो है आप संगीत देते हैं। तो ये 2 वे माध्यम है। और ये माध्यम इतना बड़ा माध्यम है कि लोगों को छोटी सी, मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना हो, दुर्घटना के लिए इमीडिएटली जानकारी देना असंभव है जी, आपने अपने माध्यम से दे दिया। कहीं बाद के दिनों में जो मुझे लगता है कि ये डेवलप होगा कि गोड्डा शहर यदि बहुत डेवलप हो गया और कहीं ट्रैफिक की समस्या है जी, तो आप इस रास्ते को नहीं लीजिए, इस गली को नहीं लीजिए, बिल्कुल, वो एक बड़ा हो गया। कहीं मान लीजिए प्रोसेसन चल रहा है तो उसको अवॉइड करिए। तो रेडियो आज भी सस्ता, सुलभ और सहज माध्यम है। और यही रेडियो का मेरा बचपन का याद जुड़ा हुआ। और बचपन से जब मैं अब अपने जवानी के दहलीज पर हूं कि अब इसके बाद बुढ़ापा ही चालू होगा, तो मुझे लगता है कि रेडियो ने जो सफर शुरू किया है वो सफर बढ़ता ही जा रहा है। तो बड़ी बात है, रेडियो होना बड़ी बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जैसा कि आपने कहा कि हमारा ये सामुदायिक रेडियो समुदाय के हित में काम करे, ऐसी आप उम्मीद करते हैं। आप किन विषयों पर हमें आप मार्गदर्शन हमारा करना चाहेंगे कि हम उस पर फोकस करें? यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी के लिए हम किस तरह से उनसे कोऑपरेट करके उनके लिए काम कर सकते हैं? मार्गदर्शन अगर आप करें प्लीज। देखिए, गोड्डा में आज भी जो सबसे बड़ा जीविका का साधन है जी, आजीविका जो है वो किसान और किसानी है। बिल्कुल। उनको ये नहीं पूरी जानकारी होती है कि भारत सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से किसान समृद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल। कौन सी खेती है जिसमें कि कौन से फसल को हम उगा सकते हैं, कौन सा फसल ऐसा है या कौन सा बीज ऐसा है जो कि कम समय में आपको उतना पैदावार दे सकता है जी। दूसरा, भारत सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा हुआ है जी सर, उसमें से कौन कौन से केंद्र हैं जहां किसान सीधा जाकर बिना बिचौलिए के अपने सामान को बेच सकते हैं। बिल्कुल सर। तीसरा, यदि कोई चीज सरप्लस है, या मान लीजिए कि दाल जो है वो सरप्लस है, सब्जी सरप्लस है, फूल की कोई खेती करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन यदि करते हैं, उसके कौन कौन से मार्केट। तो एक तो किसान है, किसान के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधा है। महिलाएं जो है बहुत कुछ अपने बारे में बता नहीं सकती हैं कि उनको कौन सी बीमारी है, कैसे बीमारी है, महिला डॉक्टर की कमी है, तो कौन सा अस्पताल है, उसकी दूरी क्या हो सकती है, वहां कौन से डॉक्टर अवेलेबल है। जैसे यहाँ देवघर में एम्स खुला है जी, तो एम्स में किस किस दिन कौन कौन से ओपीडी का नंबर है, ओपीडी के डॉक्टर है, वहां आपको क्या सुविधा मिल सकती है। तीसरा सवाल यह है कि मान लीजिए डिलीवरी है तो उसके लिए कौन कौन से केंद्र हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में एक बड़ा डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जैसे भारत सरकार के कई कालाजार के लिए उन्होंने कोई कैंपेन चलाया, तो कालाजार से ग्रसित ये जिला है तो कालाजार में क्या होगा। अभी फाइलेरिया के लिए जो है पूरा कैंपेन चला हुआ है, सभी को टीकाकरण है, पल्स पोलियो अभियान है, टीबी को लेकर जो एक जागरूकता है। तो वो एक स्वास्थ्य जो है एक दूसरा विषय है। तीसरा शिक्षा है जी, कि गोड्डा के जो बच्चे हैं वो बहुत ही होनहार बच्चे हैं, काफी नाम किया है उन्होंने। लेकिन गोड्डा के बच्चों को जब एग्जाम का समय होता है तो स्ट्रेस कैसे खत्म करेंगे। दूसरा, जब वो पास करेंगे तो वो अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन लोगों को शिक्षा के तौर पर जो है हम कैसे कर सकते हैं। फिर रोजगार के जो साधन है कि रोजगार में यहाँ आप समझिए कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखाते हैं, या जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम नहीं लिखते हैं तो कई एक लोग हैं सिक्योरिटी गार्ड की कहाँ वैकेंसी हो रही है, कहाँ इंजीनियर की वैकेंसी हो रही है, कहाँ आईटीआई की वैकेंसी, कहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उन चीजों के लिए। इसके बाद भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है कि इंश्योरेंस हम कैसे कर सकते हैं, आयुष्मान भारत का कार्ड कैसे बना सकते हैं, पीएम स्वनिधि योजना में जो है हम आम लोगों को रोजगार की कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यदि आप उनके साथ जुड़ेंगे, कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगे, फिर महिलाओं की क्या आवाज है, यहाँ आदिवासियों की क्या आवाज है, पिछड़ों की क्या आवाज है, यदि हम उसके बारे में आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपके चैनल के साथ 89.6 के साथ, रेडियो एक्टिव गोड्डा के साथ आम जनमानस जुड़ेगा और हमको भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। बिल्कुल सर, और हम उम्मीद करेंगे कि आपके उम्मीद पर हम कायम उतरे, और आपसे भी हम उम्मीद करेंगे कि सर हमारा आपका साथ हमेशा बना रहेगा और आने वाले वक्त में भी हम मिलकर काम करेंगे। और सर जैसा कि सर आपको हम देखते हैं टेलीविज़न पर, आज साक्षात हम आपको देख पा रहे हैं टेलीविज़न पर, और सदन में जब आपकी बुलंद आवाज़ को हम सुनते हैं, हम सब आपके कायल हैं, आपके फ़ैन हैं एक युवा होने के नाते, और जितने भी यहाँ पर यूथ हैं और आपके चाहने वाले हैं वो आपके फिटनेस को लेकर बहुत आपके फैन होते हैं। तो सर आपकी कामयाबी, आपकी प्रगति और आपकी फिटनेस की राज थोड़ा आप बताएं हमें, और हम युवाओं को भी सीखने के लिए थोड़ा सा गाइड करें ताकि हम आपके जैसे बन सके। हम तो माननीय मोदी जी से सीखते हैं। यदि फिटनेस यदि किसी को देखना हो, जवानी यदि देखनी हो तो उनको माननीय मोदी जी को देखना चाहिए। आप समझें कि अभी एक दिन, जिस दिन की हमारा टिकट का फैसला हुआ, उस दिन 3:30 बजे सुबह तक जो है वो टिकट बांट रहे थे, और उसी दिन संजोग से उनको 2 वे मेरे साथ मतलब हमारे कार्यक्रम में जुड़ना था, उनको धनबाद और सिंदरी आना था जी। तो वो सुबह जो है 9:30-10 बजे जो है धनबाद सिंदरी में पहुंच भी गए। वैसे ही आज रात जो है वो टिकट बांटते रहे, अभी जो है उनका कार्यक्रम करके आ रहा हूँ, 9 बजे जो है वो सबके साथ जुड़ गए। फिटनेस का जो मैं राज समझ सकता हूँ कि यदि आपको भगवान ने कोई जिम्मेवारी दी है जी,
आप यदि अपने लोगों के प्रति कमिटेड रहते हैं तो आपको जो है अपने स्वास्थ्य अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, क्योंकि आपको चिंता हमेशा बनी रहती है कि हमको क्या काम करना है जी। और यदि आप वर्कहोलिक होंगे, कोई भी यदि विद्यार्थी है, क्या कहता विद्यार्थियों के बारे में क्या कहा जाता है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च पंचलक्षणम। तो यदि आप जीवन में इस 5 चीजों के साथ ध्येयनिष्ठ बने रहेंगे, विद्यार्थी बने रहेंगे जीवन में, तो स्वस्थ हमेशा बने रहेंगे। स्वास्थ्य, क्योंकि आपको फिर नहीं होगा कि खाना ही है, आपको लगेगा कि खाना जीवन के लिए जरूरी है जिससे कि आप जिंदा रह पाएं, लेकिन खाने के लिए जिंदा नहीं रह रहा है, आपको काम करने के लिए जिंदा रहना है। तो मुझे लगता है कि मैं भगवान के आशीर्वाद से जब मैं चुनाव लड़ने आया था तब भी मेरा वेट जो है 70 किलो था, आज भी मेरा वेट जो है 69-70 केजी है, तो 15 साल में वेट नहीं बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि यही एकमात्र कारण मुझे दिखाई देता है, क्योंकि वक्त ऐसा नहीं मिलता कि मैं कहूं कि मैं जिम जाता हूं या दौड़ भाग करता हूं, ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं केवल काम करता हूं और काम के आधार पर स्वस्थ रहता हूं। यानी श्रोताओं, आपको बताया गया है माननीय सांसद के द्वारा कि आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। हर एक व्यक्ति की अपनी उम्र के हिसाब से अपनी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और उसी जिम्मेदारी को अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसे निभाते हुए अपने कर्म पर विश्वास करें, कर्म करते रहें। और भी बातचीत हम आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसा कि आप युवाओं से हमेशा मुखातिब होते रहते हैं और अभी गोड्डा वासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, खासतौर पर युवाओं से, क्योंकि आपके पास भी समय कम है और हम अपनी बातचीत को आगे, जैसे मैंने कहा ना कि यदि आप छोटे जगह पर भी है तो आपको कभी कॉम्प्लेक्स ये नहीं होना चाहिए कि हम गोड्डा जैसे जगह पर। अच्छा। जब मैं पार्लियामेंट गया तो आप समझिए पार्लियामेंट में विद्वान लोग हैं। मेरा पहला ही भाषण जो है वो वित्त पर था, वित्त मंत्रालय के बजट स्पीच, मेरा पहला स्पीच ही बजट पर था। अच्छा। आप कल्पना करिए कि मैं पहली बार गोड्डा जैसे जगह को रिप्रेजेंट किया। यहाँ हिंदी मीडियम जो है, हमारी पढ़ाई लिखाई है हिंदी मीडियम में, मतलब हिंदी में ज़्यादा कंफर्ट है मेरा। जी जी। और सामने मैं जो भाषण दे रहा हूँ, वित्त मंत्री उस वक्त जो है प्रणब मुखर्जी साहब थे, बगल में बैठे हुए उनके चिदम्बरम साहब नजर आ रहे हैं। उसके हम अपनी तरफ यदि देखें तो यशवंत सिन्हा जी, हरीन पाठक जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, एक से एक जो है बड़े धुरंधर, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, एक से एक धुरंधर नेता है। उस बीच में आप बजट पर भाषण कर रहे हैं। तो जब आपको कॉन्फिडेंस है कि मुझे जो जानकारी है, मैंने जो पढ़ाई की है वही सत्य है जी, ये कॉन्फिडेंस और भाषा के प्रति कभी भी ये फीलिंग नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कल ही कहा और फिर मैं उसको दोहरा रहा हूं कि लोगों को अंग्रेजी के प्रति जो है बहुत सॉफ्टनेस है कि जिसको अंग्रेजी आती है वही ज्यादा विद्वान है। ये गलत धारणा है। अच्छा। दुनिया में वो लोग आगे बढ़े जिनको कि अपने धर्म, संस्कृति, भाषा के ऊपर जो है गर्व रहा। 2 घंटे का रास्ता है ब्रिटेन से फ्रांस जाने का, लंदन और पेरिस की दूरी 2.5 घंटे की ट्रेन से दूरी है। अच्छा। प्लेन से तो आधे घंटे की दूरी। जी। आप समझें कि लंदन में अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन फ्रांस में फ्रेंच ही लोग बोलते हैं, उनको अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता है। जर्मनी वाले को जर्मन के अलावा कोई शब्द नहीं आता है। रसियन के अलावा, रूस के लोगों को, चाइनीज को जो है चाइनीज के अलावा कुछ नहीं आता। जापानीज को जापानीज के अलावा नहीं आता है। जी सर। तो ये सब, और ये सब विकसित देश है। बिल्कुल सर। इन्होंने अपनी भाषा में जो है सभी तरह के टेक्नोलॉजी को, सभी तरह के सिस्टम को डेवलप किया, अपने आप को विकसित बनाया। तो यदि भारत के भी लोगों को अपने सभ्यता, संस्कृति, भाषा इसके ऊपर रहेगा तो युवाओं को भी यह सोचना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि वो नकल करके पास हो जाएं, वो पढ़ते रहें तो जीवन में वो आगे बढ़ेंगे और जितनी अपॉर्चुनिटी आएगी। आज आपने गोड्डा जैसे जगह पर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया, यह बड़ा कदम है। क्योंकि यहाँ जो है ये रेडियो, प्राइवेट रेडियो चैनल तभी आगे बढ़ सकता है जबकि उसको एडवर्टीजमेंट मिलेगा। एडवर्टीजमेंट के लिए आपने बायां दायां नहीं देखा कि गोड्डा में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि आप धनबाद में खोल सकते थे, जमशेदपुर यदि खोलना है तो वहां खोल सकते थे जहां की एड बहुत है। इसके बावजूद भी आपका कॉन्फिडेंस है गोड्डा पर, गोड्डा के लोगों के ऊपर कि हम गोड्डा में यदि इसको चालू करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। उसी तरह युवाओं को यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और अपने शुभ हाथों से हमारे इस रेडियो का शुभारंभ किया। हम उम्मीद करेंगे कि आपके जितने भी आपने हमें गाइड किया, मार्गदर्शन हमारा किया है, उसके प्रति हम जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाएं और समुदाय को
समुदाय के हित में, जागरूकता के लिए और समुदाय का मनोरंजन करते हुए हम जागरूकता और अवेयरनेस फैलाने पर और एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन दोनों ही का सही मायने में जो बैलेंस करते हुए हम लोगों को, श्रोताओं को का मनोरंजन करते रहें। सर, चलते चलते आपके पसंदीदा गीत के बारे में हम जानना चाहेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। आप म्यूजिक से कितने जुड़े हुए हैं सर? म्यूजिक से जुड़े, जब गाड़ी में मैं अकेला होता हूँ तो आप सुनते हैं अपनी पसंद के? और पुराने गाने जो है उसमें जो कुछ भी है वही बेस है। अच्छा। उसमें आपको लगता है कि नहीं, ये हमारे जीवन के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। और म्यूजिक ऐसी चीज है जो कि यदि आपके लाइफ में नहीं है तो फिर आप में कोई संवेदनशीलता का अभाव है। फिर तो जैसे कंक्रीट का कोई मकान होता है, उसमें कोई पार्किंग नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो वो मेरे लाइफ में है, और यदि मैं घर पे भी हूँ तो उन चीजों को गुनगुनाता रहता हूँ या सुनते रहता हूँ। बहुत संजीदे गीत आप सुनते हैं सर? कोशिश करता हूँ, मुझे वही पसंद है। जैसे जिंदगी के सफर में हो जाते हैं जो मुकाम फिर कभी नहीं आते, या दूसरा गाना इसके बाद आप बता दीजिएगा जो रिफ्यूजी का है कि पंछी न दिया गगन के जो पवन के झोंके, रोके से ना रोके। वाह वाह। तो ये दो गाना जो है आप यदि श्रोता को सुना देंगे तो मुझे अभी अच्छा हम आपकी पसंद का गीत अभी सुना रहे हैं हमारे श्रोताओं को। और इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे सर का कि हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम में आए। आपका आभार, और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप आगे आने वाले वक्त में रेडियो को और बड़ा करेंगे, हमारा विस्तार करेंगे, और हम आपके लिए हमेशा उतना ही उसी तरह से हम मेहनत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हजारों के आने से मिलते नहीं, उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
क्या भरोसा है सुनो, दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है। अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी। रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। 89.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव गोड्डा। इट्स योर वॉइस, योर वॉइस।